हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। जो हमने न्यू बुक स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की, पृथ्वी और हमारा आवास, उसका हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। यह एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ रीड और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड ही नहीं बल्कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पटवारी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, उन सभी में ये पूछा जाता है। और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा। तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से देखना, इसकी जो है हर लाइन्स इंपॉर्टेंट है और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होगी मैं वो आपको बता भी दूंगी कि नोट्स में लिखने के लिए कौन कौन सी लाइन्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार पूर्ण नहीं है, यह उत्तर या दक्षिण ध्रुवों से थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जो पृथ्वी है वह पूर्ण रूप से गोल नहीं है, वह एक ऐसे शेप की है। तो इस प्रकार यह ध्रुवों से थोड़ी चपटी होने के कारण इसको भू आब कहा जाता है, यानी कि जियोइड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी है वह अपने जो अक्ष है, अक्ष से 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाव करते हैं, जिसकी वजह से वह अपने ही बिंदु पर घूर्णन भी करती है। वह सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ वह अपने ही स्थान पर घूर्णन करती है। सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जो ग्लोब ज्यादातर हमारा यहाँ पे जैसे कि ये दिया हुआ है मैप, ये देखिए यहाँ पे एक सुई लगी हुई होती है। ये ग्लोब हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है, न कि ऐसे सीधा। गया कि जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष से 23.5 की झुकी हुई है, इसलिए ये ऐसे दिखाया जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो हमारी पृथ्वी है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमेगी। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, क्योंकि यह सुई काल्पनिक है और इस पे जो रेखाएं खींची जाती है वह भी काल्पनिक होती है। चाहे वो रेखाएं ऐसे खींची जाती है तो उनको अक्षांश कह जाते हैं, और जो ऐसी खींची जाती है उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जो दो बराबर भागों में बांटती है वह विषुवत रेखा कहलाती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है क्योंकि यह हमारे ग्लोब पर सबसे बड़ी और गोलाकार, यह पृथ्वी के चारों ओर खींची गई एक रेखा होती है, इसलिए इसे वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध जो विषुवत रेखा है, जैसे कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जितना भी ऊपर का भाग होगा उससे उत्तर गोलार्ध और नीचे का भाग होगा उसे दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। और जहाँ पे ये बिंदु खत्म होते हैं उसको उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि ये विषुवत वृत्त है हमारा, तो इस विषुवत वृत्त के समांतर जो ये रेखाएं खींची गई है इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश या अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है यह 0 डिग्री अक्षांश होता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है, इसका माप होगा 360 डिग्री, जिसका 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, अर्थात 90 दक्षिणी है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में स्थित है उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिणी कोरिया में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 दक्षिण में स्थित है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजोंटो है वो दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये जो हमारा डायग्राम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सी डिग्री को क्या कहा जाता है। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश है तो इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। उसके बाद ये 23.5 उत्तरी को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी को मकर रेखा। उसके बाद 66.5 उत्तर का उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 दक्षिण का दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और जो सबसे ऊपर जो सिर्फ बिंदु ही होता है ये तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और इनको कटिबंधों में विभाजित किया गया है। जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद थोड़ी गर्मी थोड़ा सा बीच का मौसम रहता है, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, तो उसको शीतोष्ण, शीत प्लस में उष्ण उसको कहा जाता है। उसके बाद होता है शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से बर्फ ही जमी रहती है ये दोनों ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती बल्कि तिरछी किरणें पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे सीधी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे तिरछी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे इतनी प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए ये बर्फ से ढके हुए रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या रेखाएं हैं जिनको बारे में पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं और भी हैं। और ये कौन कौन सी हैं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 उत्तरी अक्षांश है और जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है वह 23.5 दक्षिणी अक्षांश है। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और विषुवत वृत्त के दक्षिण में 66.5 में है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो हमने देखा था कि यहाँ पे 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त है उसके बाद यहाँ पे होगी वो होगी कर्क रेखा और जो नीचे होगी दक्षिण में वो होगी मकर रेखा। ये 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त आता है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त आता है। तो आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पे है वो सूर्य की बिल्कुल ही सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत वृत्त के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे उष्ण कटिबंध होगा। उसके बाद यहाँ पे कर्क और मकर रेखा पर तो ऐसी संभावनाएं हैं कि सूरज एक बार सीधा चमक सकता है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कभी शीत और तो कभी उष्ण मिलता है वायु, तो जिसके कारण यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध मिलता है इन क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव वृत्त तक का, मकर रेखा से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक और कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में जितना भी हिस्सा आता है वह पूरा शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो सूरज की वह तिरछी किरणें ही पड़ती है जिसके कारण यहाँ पे ऊष्मा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो क्षेत्र है वह बर्फ से ढका हुआ रहता है। आपके इन पैराग्राफ में सिर्फ यही लाइंस दी हुई है कि उष्ण कटिबंध कहाँ पे है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पे है और शीत कटिबंध कहाँ पे होता है। अब है हमारा देशांतर क्या है। जो पृथ्वी पर विषुवत वृत्त के समांतर ऐसे रेखाएं खींची हुई होती है उसको अक्षांश कहा जाता है। लेकिन जो विषुवत वृत्त तो जैसे ऐसे होगी ये लाइन तो, लेकिन इसके साथ जो ऐसे लाइंस खींची हुई होती है सीधी काल्पनिक रेखाएं उनको देशांतर कहा जाता है। यहाँ पे जो ये लाइंस हैं इनको देशांतर कहा गया है। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यक होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टेंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी यही स्थिति जानने के यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। किसी भी स्थान का समय जानने के लिए जो देशांतर रेखाएं होती है वह महत्वपूर्ण होती है। संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। अक्षांश रेखाएं होती है वह पूर्ण वृत्त होती है।
चाहे उनकी जो लंबाई है वो उत्तर या फिर दक्षिण को जाते और कम होती जाती है, लेकिन वो पूर्ण वृत्त बनाती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं यह कभी पूर्ण वृत्त नहीं बनाती है, ये अर्ध वृत्त होती ही है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैप में भी दिखाया गया होगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है, तो यहाँ पे इस लाइन के जो विषुवत वृत्त है यहाँ पे इनकी जो बीच की दूरी है वह ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं तो इनके जो बीच की दूरी है वह कम होती जाती है और ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्र आपस में मिल जाती है। अक्षांश या समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्र से पूर्व व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, जो 1 डिग्री में 4 मिनट को तय किया गया था। इस याम्योत्र को प्रमुख याम्योत्र कहा गया था, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती थी और इसका मान 0 देशांतर रखा गया था। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्र तथा 180 डिग्री याम्योत्र मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भी व्यक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और उसके आगे पश्चिम भी उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्र एक ही रेखा पर स्थित है। इस साइड से हमारी 180 पूरी हो गई, तो बाद में ऐसे आएंगे तो ये 180 हो गई, लेकिन चाहे इस साइड से ऐसे जाएंगे तो ये भी बीच में आएगी, ये 180 हो गई। तो जो 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम का जो भी याम्योत्र है वह सिर्फ एक ही रेखा पर स्थित है। और जो अक्षांश की रेखाएं होती है ये इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है ध्रुवों की तरफ जाते हुए, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई कम नहीं होती, एक समान ही रहती है। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाओं एवं दक्षिणी जो देशांतरीय याम्योत्रों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी एक स्थान के अक्षांश व देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो असम है, असम में धुबरी है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय, सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे अगर सूरज उसके ऊपर सीधा चमकेगा तो उसकी परछाई भी बिल्कुल सीधी बनेगी ऐसे, लेकिन अगर वो तिरछा चमकेगा तो उसकी परछाई ऐसे लंबी हो जाएगी। तो यह कब होता है? यह सूर्योदय सूर्यास्त के समय होता है, यह दोपहर के समय होता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। आप ये ऐसे जान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ये जो बीच का आपको देशांतर दे दिया। अब जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो उसका हमें अनुमान लगाना है कि कैसे होगा। तो पश्चिम जो ये रेखा है, इस रेखा से जब हम पूर्व में जाएंगे तो समय है वो 4 मिनट बढ़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में यहाँ पे 4 मिनट लिया गया है। अगर हम 15 डिग्री आगे जाते हैं तो
60 मिनट हो जाता है तो आगे का समय है वह 1 घंटा हमसे आगे हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा भारत है, भारत इससे 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो इसलिए उसका अनुमान यह लगाया जाता है कि जो समय रेखा है उसके समय से 5.5 घंटा आगे है। हम जैसे कि ये रेखा है, अब हमने पूर्व का देख लिया, हम पश्चिम का देखते हैं। जब हम इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री जो कि 4 मिनट दिया हुआ है उसमें अब कमी आएगी। अगर हम यहाँ पे 15 डिग्री देशांतर की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है 15 चौके 60 हो गए, तो 60 मिनट हो गए हमारे। तो 1 घंटा यहाँ पे होगा, वो क्या होगा, समय कम होगा हमसे। अगर हमारे मिडिल लाइन पे 12 बजे हैं तो इस साइड में जाएंगे 15 डिग्री, तो हमारा 1 बजेगा। लेकिन अगर हम इस साइड जाएंगे 15 डिग्री तो हमारे 11 बजे होंगे। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते होते हैं तब ग्रीनविच से जो 15 डिग्री पूर्व में समय होगा वह 60 मिनट, यानी कि वहाँ पे 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ पर दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पश्चिम में जाते हैं तो ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे, यानी वहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तरों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब हम समय क्यों मानते हैं, क्योंकि जो अलग अलग देशांतर है उन पे अलग अलग स्थानीय समय का निर्धारण होता है। इस प्रकार उनके लिए हम एक मानक याम्योत्तर को निर्धारित कर लेते हैं जो उस स्थान के समय का अच्छे से निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ये यहाँ पे जो 82.5 डिग्री है, ये के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ पे एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए जो रूस है, रूस में कितने हैं, 11। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार के प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। 15 डिग्री देशांतर से मिलकर एक समय क्षेत्र बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को पहले वो बताओगे, आप ये बताओगे कि जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, अब हम उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी क्या है, यह ध्रुवों से चपटी है, इसलिए जो इसकी स्थिति है वह भू आब की स्थिति है जिसे जियोइड कहा जाता है। ग्लोब क्या है, यह पृथ्वी का एक नमूना है
या मान लो सैंपल है, क्योंकि इसके ऊपर हम लाइंस खींच के जो हमारी पृथ्वी है उसके समय या फिर अक्षांशों या देशांतरों का अंदाजा लगा सकते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? यह होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो यह है उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? यह दोनों क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वह विषुवत वृत्त के समांतर है, और जो देशांतरीय रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के समांतर होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वह वर्ष भर सीधा चमकता रहता है, यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि जो हमारी प्रधान याम्योत्तर है उसका निर्धारण लंदन के ही ग्रीनविच से किया गया है। इसलिए जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो हमारा भारत वह पूर्व में स्थित होने के कारण, साथ में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होने के कारण यह 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से 82.5 डिग्री होने पर 5.5 घंटा ग्रीनविच रेखा से आगे हो जाता है। अब है सही उत्तर का चयन करना है। जो प्रमुख याम्योत्तर है उसका मान क्या है? तो उसका मान है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो यह ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है, क्योंकि 180 हम ऐसे आएंगे और 180 ही हम ऐसे आएंगे। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब है ग्रिड किसका जाल होता है? तो यह अक्षांश और देशांतरीय याम्योत्तरों या फिर देशांतरीय रेखाओं का जाल होता है। अब है खालिस्तान बनना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो यह है 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर है। 0 डिग्री याम्योत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है तो यह ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।